हेलो दोस्तों, इज अ पर्सन गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट और इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी? सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इस चीज़ को गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट के फेवर में रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और पीएमएलए क्या है और इसके कौन से सेक्शंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है, उसको हम आज के फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि करंट अफेयर्स 2023 के लिए हमारा कोर्स वो चल रहा है, जिसमें 6 डेज अ वीक आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस एनालिसिस के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कशंस किए जाएंगे, जिसके अंदर और डेली पीडीएफ मंथ के साथ साथ मंथली कंपाइलेशंस भी आपको मिलेगी। आपको करंट अफेयर्स के साथ उससे जुड़े हुए रेलेवेंट पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। आप हमारे ऑफलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्लीपी क्लासेस अपना पहला ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर चुका है, जिसकी प्राइसेस और डिटेल्स आपके स्क्रीन पे मेंशन्ड है। आप अगर उन्हीं ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के रूप में कंज्यूम करना चाहते हैं और अपने कंटेंट को एनरिच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब आते हैं न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड सेज प्रिज्यूमिंग इनोसेंस कैन बी रिवर्स्ड बाय लॉ। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कुछ चीज़ें होती हैं जो कहती हैं कि जब तक इंसान का गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता, उसे इनोसेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है इसको बदला जा सकता है कानून के द्वारा, और बहुत ही बड़ी ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। तो इसके बारे में हम थोड़े डिटेल में जानते हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और पीएमएलए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जब भी किसी जगह सीजर करता है, सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करता है, किसी को अरेस्ट करता है, उसकी कस्टडी की डिमांड करता है, तो उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि सेंट्रल एजेंसी होने की वजह से वो ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों के ऊपर ज़्यादा शिकंजा कसता है, और इसी चीज़ को लेके पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके तहत आप इलीगल सोर्सेज से कमाए गए पैसे को, जिसको ब्लैक मनी बोला जाता है, उसे लॉन्डर करते हो। लॉन्डर मतलब धोते हो, है ना, साफ करते हो उसे, और उसे लेजिटिमेट मनी यानी कि लेजिटिमेट सोर्स से आए हुए मनी की तरह शो करते हो, पोर्ट्रे करते हो। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। इस चीज को रोकने के लिए प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग नाम के एक बड़े क्राइम को रोकने के लिए, उसके ऊपर एनफोर्समेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, विच केम इनटू फोर्स इन 2005। ये जो एक्ट है ये 3 बार अमेंड हो चुका है तब से, 2009, 2012 और 2019 के अंदर। इस एक्ट में गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज यानी कि ईडी, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज द वन दैट इंप्लीमेंट्स दिस एक्ट, एनफोर्सेस दिस एक्ट एक्चुअली। तो जो ईडी है वो कन्फिस्केट कर सकती है प्रॉपर्टी या एसेट्स जो उसे लगता है कि इलीगल सोर्सेज से कमाए गए हैं। अब इसी एक्ट के अंदर एक शेड्यूल है एंड में, जिसमें वो सारी क्राइम्स बताए गए हैं, सारे इलीगल तरीके बताए गए हैं जिससे कमाया गया पैसा इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और अगर कोई भी पैसा ऐसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है तो उसे सीज कर लिया जाता है। अब यही चीज मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जो इलीगल एक्टिविटी से कमाए गए पैसे को आप लीगल सिस्टम के अंदर डाल देते हो और उसको साफ कर देते हो, सो टू स्पीक। अब कोई भी केस, जैसे फॉर एग्जांपल किडनैपिंग में मिला फिरौती का पैसा, ड्रग्स डील में मिला पेमेंट, है ना, फेक करेंसी की स्मगलिंग करने का पैसा, ये सारा जो पैसा होगा ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ जाएगा, क्योंकि पीएमएलए के शेड्यूल में ऑल दीज ऑफेंसेस आर मेंशन्ड। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो वो क्राइम जो बंदे ने कमिट किया है, और उससे जो पैसा आया है उसकी पोजेशन रखना, उसको ट्रांसफर करना, उसको अपने पास रखना, कुछ भी उस पैसे से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर तय होगी। अब यही चीज हमने आगे देखनी है कि इस एक्ट के कौन से सेक्शन या कौन सी धाराओं के ऊपर चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 242 पिटिशंस को एक ही साथ मर्ज करके सेवरल सेक्शंस ऑफ द एक्ट के अगेंस्ट जो पिटिशंस आई थी उसमें एक जजमेंट सुनाई है, जिसको ऑथर किया है 3 जजेस ने, जस्टिसेस एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी जी एंड सीटी रवि कुमार। और इस पिटिशंस में से एक सवाल यह भी था कि जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, वो फाइनेंस एक्ट के तहत किए गए हैं। और दोस्तों, फाइनेंस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, फाइनेंस एक्ट जो होता है इन इटसेल्फ, वो राज्यसभा की स्क्रूटनी के बाहर होता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि कई चीजें जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं भी हैं उनको भी फाइनेंस एक्ट में ले आके गवर्नमेंट पास करा देती है। अब ये फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, क्या ये फाइनेंस एक्ट के अंदर होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? दीज हैव बीन रेफर्ड टू अ 7 जज बेंच। तो इसके ऊपर द कोर्ट हैज नॉट सेड एनीथिंग, बट कौन सी चीजों के ऊपर कोर्ट ने कहा है ये हमने देखना है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सबसे पहले सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और ये बताता है कि कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस हैं। इस एक्ट को कहा गया था कि ये बहुत ही आर्बिट्ररी है, मतलब आरोप ये लगाया गया था कि आर्बिट्ररी है, कि कंसीलमेंट कर रहे हो आप, पोजेस कर रहे हो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये कैसे डिसाइड किया जाए? तो इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो याचिका जिन्होंने डाली थी या पिटिशन जिन्होंने डाली थी उन्होंने कहा था कि आर्बिट्ररी है, इसको और क्लैरिफाई करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो एक्ट का सेक्शन 3 है इसकी रीच बहुत वाइड है, और ये इतनी वाइड ही होनी चाहिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग खुद अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तो उसमें 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आप वो इलिसिट या इलीगल एक्टिविटी करते हो जिससे पैसा आया है, जो ब्लैक मनी है। फिर आप उस पैसे को, जो पैसा कमाया है, उसको प्लेस करते हो लीगल सिस्टम्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपए जो है वो मनी किसी इलीगल एक्टिविटी से कमाए हैं, टैक्स इवेड करके या स्मगलिंग करके वगैरह वगैरह। फिर आप उस 1 करोड़ रुपए को प्लेस करते हो, लेकिन प्लेस आप सिंपली नहीं कर सकते हो क्योंकि आपसे, अगर आपने पैन कार्ड के साथ आपको 50 लाख से ऊपर वाली जो डिपॉजिट्स है वो करनी होती है। इनफैक्ट अगर आप उससे भी अगर आप एक साथ से ये करते हो डिपॉजिट, तो फिर पीएमएलए के अंडर सेक्शंस कहते हैं कि आपको, आपके बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सचेत कर देगा कि देखिए इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। तो प्लेस करना लीगल सिस्टम के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, उसको किसी तरीके से या तो देश के बाहर बेच के, राउंड ट्रिपिंग करके, एफडीआई के तौर पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके आया जाता है। कई केसेस में उस पूरे कैश को जो है वो छोटे छोटे अमाउंट्स में बैंक में अंदर डिपॉजिट कराया जाता है। उसमें म्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं। म्यूल्स मतलब जो लोग 10-10 हज़ार रुपए करके बहुत सारे अकाउंट्स में आप ये पैसा जमा करा देते हो, फिर कई सारी ट्रांजैक्शंस करते हो। तो फिर जो आप कई सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको कहते हैं लेयरिंग। मल्टीपल ट्रांसफर्स विल बी देयर सो दैट इसका ओरिजिनल सोर्स ट्रेस ना हो सके कि ये पैसा आया कहां से था। और फाइनली आप उसको जब डिपॉजिट बाहर निकाल देते हो या अपने बैंक अकाउंट में ले आते हो तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, या उसे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है सिस्टम में। तो ये तरीका होता है, और बहुत ही अलग अलग वैरायटी ऑफ वेज होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। खैर, जो सेक्शन 3 था उसमें अमेंडमेंट लाया गया था 2012 के अंदर, और उस अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था। दैट मीन्स mere possession of proceeds of crime is now an offense। मतलब आपको क्राइम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर वो मनी लॉन्डर्ड मनी पाया गया, पैसा पाया गया, तो भी आप मनी लॉन्ड्रिंग के कल्प्रिट है। तो इफ एक्स डिपॉजिट्स टेंटेड मनी इन अकाउंट ऑफ वाई, देन वाई विल ऑल्सो बी पनिश्ड, है ना। तो जो भी बंदा उसकी कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन में शामिल है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में शामिल है और उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाएगी। इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सजा है, मैक्सिमम रिगरस इंप्रिजनमेंट 3 इयर्स मिनिमम है और अप टू 7 इयर्स ये एक्सटेंड कर सकती है। पहले इस पे फाइन के ऊपर अपर लिमिट होती थी कि 5 लाख से ज्यादा इसमें फाइन नहीं लग सकता, लेकिन अब इस पे कोई अपर लिमिट नहीं है। एंड दैट मीन्स सेक्शन 3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल जी हाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं लगता है कई बार जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उन्होंने एक्चुअल क्राइम नहीं कमिट किया है, लेकिन उस क्राइम के अंदर वो इक्वल हिस्सेदार होते हैं। सेक्शन 5 इस एक्ट का कहता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है। अटैच मतलब अपने कब्जे में ले लेता है सेक्शन 5 के अंडर। दैट इज कॉल्ड अ प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट का ये मतलब होता है कि अभी कोर्ट के अंदर ये केस शायद प्रूव ना भी हुआ हो कि बंदे ने ये जो पैसा है, पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर घर है, गाड़ी है, कैश है, ज्वेलरी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदे हैं या लॉन्डर्ड मनी, ब्लैक मनी से खरीदे हैं। अगर ये प्रूव नहीं भी होता है तो, और अगर ईडी को ये सस्पिशन होता है कि ये ऐसा ही हुआ है यहाँ पे, तो वो अटैच कर सकती है प्रॉपर्टीज। एंड इट नीड नॉट वेट फॉर द कन्विक्शन ऑफ द पर्सन। तो ऐसा आप देखते हो कि कई केसेस में, जैसे अभी ये पार्थ चैटर्जी वाला जो केस चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उसमें आपने देखा होगा कि ईडी ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच कर दी है,
20 करोड़ हाउस फ्रॉम द हाउस ऑफ पार्थ चैटर्जी, तो फिर ये अटैचमेंट होती है प्रोविजनल अटैचमेंट। पहले ये कहा गया था कि प्रोविजनल, और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पिटीशन डाली गई थी कि ये कैसे अटैच कर सकते हो आप, आपको तो पता ही नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से आया है नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही प्रोविजन है उनके हिसाब से, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर अ बैलेंसिंग अरेंजमेंट टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एज ऑल्सो इंश्योर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिमेन अवेलेबल टू बी डेल्ट विद। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए इस सेक्शन में ये भी कहा गया है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होती है, कोई घर अटैच होता है ना, कोई लैंड अटैच होता है, तो जब वो अटैच हो गया मतलब ईडी ने उसको अपने सीजर में कंट्रोल में ले लिया, लेकिन तब भी उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 180 डेज के लिए जो प्रोविजनल अटैचमेंट होती है, दैट इज बिफोर द केस हैज बीन प्रूवन और बिफोर द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड। इस सेक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, बर्डन ऑफ प्रूफ की। पीएमएलए का सेक्शन 24 कहता है कि किसी भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड कोई केस है तो बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम पे होता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस अक्यूज्ड पे होता है। जिस बंदे के ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसे यह साबित करना पड़ेगा कि मैंने ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से या ये पैसा जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, ये मैंने किसी इलीगल एक्टिविटी से नहीं कमाया है। और जब तक वो नहीं करता है ऐसा, तो यही माना जाता है कि वो बंदे ने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया है। तो आप समझ रहे हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को रिवर्स कर दिया गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, है ना। और ऐसे केसेस में बंदा एक बार अगर अरेस्ट हो जाता है तो उसको बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा ना हो और वो बेल बॉन्ड बहुत हाई वैल्यू की ना दे पाए। तो इन केस ऑफ अ पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द अथॉरिटी unless contrary is proved presume that such proceeds of crime are involved in money laundering। कहने का मतलब आपकी पहली प्रिजम्पशन ये है कि बंदा गिल्टी है, जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है, ये समझ के चलना है। तो इस वाले क्लॉज को बोला गया था कि ये जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, और साथ ही साथ ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आना चाहिए कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी शुड बी अ फंडामेंटल राइट। अब ये चीज जो है, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 24 वैलिड है, ये अक्यूज्ड के ऊपर ओनस रखता है कि उसे वो ये साबित करे कि ये इलीगल एक्टिविटीज से नहीं कमाया गया पैसा। जजमेंट कहती है कि दिस हैज रीजनेबल नेक्सस विद द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट सॉट बाय द एक्ट एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहने का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज के पार रख रहा है, यहां पे उसके जितना ही रख रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में अप्लाई करता है। पहले की जजमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट की पढ़ें तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस पे अप्लाई करता है, जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब वो ये कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बंदे को गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट समझा जा सकता है। तो इट इज अ वेरी बिग स्टेप। अब आगे जाके हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग की जो एनफोर्समेंट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। फिर एक और सेक्शन है जो क्वेश्चन में था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो भी सही सेक्शन है, सेक्शन 45 कंडीशंस ऑफ बेल। पहले देखो, इस एक्ट में बेल के लिए 2 प्री कंडीशंस दी जाती है अगर किसी को बेल चाहिए। सबसे पहले तो if you want bail, the public prosecutor should be given opportunity to oppose the application for the bail. And second, where the public prosecutor opposes the application, court needs to be satisfied कि reasonable grounds है that the person is not guilty of such offense। इसका मतलब कि even for bail, the person needs to give some semblance of proof कि मैंने कोई crime commit नहीं किया है ना। तो एक तरह से बेल मिलना इसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 2 जज की बेंच की मदद से यह कहा था कि ये वाला जो 2 क्लॉजेज हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने कहा था कि कम से कम बेल इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि बंदा प्रूव कर पाता है कि मैंने क्राइम कमिट किया है या नहीं। बेल तो उसको वैसे ही मिल जानी चाहिए, जस्ट सीइंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस बाय केस बेसिस पे उसे मिल जानी चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निकेश ताराचंद केस की जजमेंट को ही रिवर्स कर दिया और कहा कि ये 2 जो कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं, वो भी जरूरी है। अगर आपको इस मनी लॉन्ड्रिंग के पीएमएलए के अंडर केस में बेल चाहिए तो आपको ये 2 क्लॉज फुलफिल करने पड़ेंगे।
एंड दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथन्ड दिस लॉ। उसने बहुत ज़्यादा इस लॉ को पावरफुल बना दिया है अपनी इस जजमेंट से। सेक्शन 50 पे जाते हैं। सेक्शन 50 कहता है कि ईडी के पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास एक सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं, यानी कि वो लोगों को समन कर सकता है, उनसे इंटेरोगेशन कर सकता है, उनसे स्टेटमेंट्स ले सकता है, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। लेकिन जो पिटिशन करने वाले लोग थे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास, वो कहते थे कि ईडी जो है वो एक पुलिस फोर्स है। और आईपीसी सीआरपीसी के तहत, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, पुलिस को फोर्स या पुलिस को दिया गया बयान, उसकी स्टेटमेंट जो है वो एक एडमिशन ऑफ क्राइम या कन्फेशन नहीं माना जाता है। जब तक कि वो अदालत में आके कन्फेस नहीं कर देता है, स्टेटमेंट नहीं दे देता है कोर्ट में आके, तब तक उसे कन्फेशन नहीं माना जाता है। दूसरी चीज, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट ऑफ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर आप अपने आप को, आपको ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने आप को गिल्टी बताओ, कन्फेस करो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसको कहते हैं। अब जिन्होंने पिटीशन की थी उन्होंने कहा कि क्योंकि सेक्शन 50 ईडी को यह पावर देता है कि वो लोगों से स्टेटमेंट कलेक्ट करे और उस स्टेटमेंट को एविडेंस की तरह पेश करे कोर्ट के अंदर कि इस बंदे ने हमें स्टेटमेंट दे दी है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब ईडी एक पुलिस फोर्स है और सीआरपीसी के अंडर आनी चाहिए, ऐसा पिटीशनकर्ताओं ने कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ED authorities are not a police force because their functions are different from police force. ED authority सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करती है जब किसी केस की प्रोसीडिंग्स को हैंडल कर रही होती है। इस वजह से जो उनको दी गई स्टेटमेंट है वो एविडेंस की तरह इस्तेमाल करी जा सकती है, लेकिन जैसे पुलिस को आप स्टेटमेंट देते हो वो एविडेंस की तरह नहीं इस्तेमाल की जा सकती, बट ईडी को जो स्टेटमेंट देते हो वो इस्तेमाल की जा सकती है एज एविडेंस। ये किसी आर्टिकल की वायलेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है। देन अनदर थिंग विच सुप्रीम कोर्ट हैज सेड एंड विच इट वाज पिटिशन, कि देखिए FIR होती है, जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब आप पुलिस के पास जाते हो तो FIR दर्ज करनी होती है, वैसे ही ECIR होती है, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पिटीशन करने वाले लोगों ने कहा कि ये ECIR इज जस्ट लाइक एन FIR। इसका मतलब जब आप किसी को अरेस्ट करने जाते हो PMLA के अंडर तो आपको ये एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसको दिखानी चाहिए। साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ दैट पर्सन्स अरेस्ट। वैसे भी हमें पता है कि आर्टिकल 22 के अंदर आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ते हैं बंदे को, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल यही कहता है। बट ईडी ने पहले भी ये कहा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी कि ECIR एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इंटरनल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वो उन ECIR में बस वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के रेफरेंस के लिए उस नंबर को लिखते हैं कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नंबर है, कौन सा केस नंबर है, ऐसे ऐसे। दिस इज नॉट लाइक एन FIR जो रजिस्टर करी तो फिर आपको दिखानी पड़ेगी अरेस्ट करने से पहले बंदे को। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज एनफ इफ ED एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जस्ट डिस्क्लोजेस द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट, it did not show the entire ECIR or enforcement case information report that has been filed with the ED। साथ ही साथ अब इन सारी जजमेंट्स को देख के दोस्तों सेक्शन 50, सेक्शन 45, सेक्शन 24, सेक्शन 5 और सेक्शन 3, हमने कितने सेक्शंस यहाँ पे 6 सेक्शंस आई थिंक डिस्कस किए हैं। इन सभी सेक्शंस की जो वैलिडेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे ये PMLA बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुका है। तो दोस्तों आज के फ्यू मिनट्स में हमने यही डिस्कस करना था। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिली होगी। अगर दोस्तों आप बंडल ऑफ कोर्सेज लेना चाहते हैं और किसी 2-3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लैग कर रहे हैं तो आपके पास 10 में से ऑप्शंस हैं, आप कोई भी बंडल बना सकते हैं, 3 सब्जेक्ट्स का, 4 का, 5 का या 10 के 10 का भी। तो उसमें आपको कंटेंट मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए, डेली क्विजेस मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट और मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो अगले हफ्ते तक के लिए धन्यवाद।